साझा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे और वो मुद्दा है हिंदी विरोध से किसको लाभ। आप सभी जानते हैं कि अभी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि ये विरोध पहले नहीं है, इसके पहले भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध गाहे बगाहे हुआ है। बड़े आंदोलन भी होते, 1960 में आंदोलन हुआ, 66 में आंदोलन हुआ, 68 में आंदोलन हुआ। उन सब के पीछे भी हिंदी विरोध था। दरअसल भारत सरकार ने जो अभी नई शिक्षा नीति बनाई है, जिसके हिसाब से 3 भाषाओं का फॉर्मूला है, उसमें हिंदी को पढ़ाना भी है। जबकि तमिलनाडु की सरकार कहती है, उनका मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी 2 ही भाषा पढ़ाई जाती है। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ और भी कई मुद्दे शामिल हो गए हैं, जिससे वहाँ के अभियान को और प्रखरता मिल गई है। जैसे एक तो वहाँ पर जो राज्य सरकार को फंड दिया जाता है सर्व शिक्षा नीति के अभियान में, वो फंड उनका रोक दिया गया है। लगभग 2152 करोड़ रुपए तमिलनाडु सरकार बोलती है आप रिलीज़ करिए, जो आपने रोक रखा है। और उसके अलावा एक और मुद्दा है कि वहाँ जो चुनाव की जो परिसीमन सीमाएं होती हैं, मैंने असेंबली की और पार्लियामेंट की जो परिसीमन सीमाएं होती हैं, उनको फिर से आंका जा रहा है। और तमिलनाडु का ये कहना है कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, जिसके कारण हमें हमारे उत्तर भारत के बनस्पत दक्षिण भारत में सीटें कम होने के कारण हमारा रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। ये मुद्दा भी वहाँ जुड़ गया है। और वहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है, उत्तर भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। इसलिए दक्षिण भारत का राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में सरकार बनाने में उनकी भूमिका पहले से कम हो गई है। ये सारे मुद्दे होकर के तमिलनाडु में एक ज़बरदस्त उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। उसका सबसे बड़ा प्रमाण हिंदी को भुगतना पड़ रहा है, हिंदी का वहाँ विरोध हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस विरोध से किसका लाभ है, ये राजनीतिक कारणों से जो विरोध हो रहा है इसको कैसे सल्टाया जाना चाहिए, इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है, और बाई एंड लार्ज जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी प्रेमी जो लोग हैं, जो चाहते हैं हिंदी मजबूत हो, हिंदी का प्रचार प्रसार हो, एक राजभाषा के रूप में हिंदी आगे बढ़े, इसमें कहाँ अड़चन आ रही है और इसका पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए स्टूडियो में हमने 4 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सबसे पहले आपसे मैं उनका परिचय करा दूँ। एकदम दाएं बैठे श्री राज्यवर्धन, ये प्रगतिशील लेखक संघ के पूर्व सचिव हैं। उनके पास ये बैठे हैं फादर सुनील रोजेरियो, हिंदी साहित्य में इन्होंने MA किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हिंदी के प्रबल समर्थक हैं। उसके पास ये बैठे हैं सिराज खान बातिश, जो एक कथाकार हैं। और अंत में बैठी है रेशमी पांडा मुखर्जी, जो गोखले कॉलेज में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत श्री राज्यवर्धन से करते हैं। राज्यवर्धन जी, जैसा मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में वैसे तो हिंदी विरोध पुराना है। जब भी वहाँ का राजनीतिक आंदोलन होता है उसमें हिंदी को शामिल कर लिया जाता है। उनका कहना है कि हिंदी हम पर इम्पोज की जा रही है, और जितने वर्ष बाद भी हिंदी को इम्पोज करने की बात वहाँ पर की जा रही है। जो 3 भाषा का फॉर्मूला भारत सरकार ने तैयार किया है नई शिक्षा की नीति, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। इसके साथ और भी 2 मुद्दे जुड़ गए जो मैंने बताया, से परिसीमन सीमाएँ जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह की है, साथ ही साथ जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो उनको फंड रिलीज होना चाहिए 2152 करोड़ रुपया, वो उनका फंड रोक लिया गया है। इसको लेकर के दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन के से किसको लाभ हो रहा है, किसको राजनीतिक लाभ हो रहा है? क्या ये हिंदी का आंदोलन है या हिंदी के नाम पर राजनीतिक आंदोलन है? हम जानना चाहेंगे आपसे श्री राज्यवर्धन। देखिए, अगर मनसा ठीक नहीं हो तो जो लक्ष्य है वो भी ठीक नहीं होता है। त्रिभाषा फार्मूला जब आज़ाद देश हुआ तो उस समय ये लागू किया गया था। उसके पहले मैं थोड़ा आगे हिंदी की स्थिति के बारे में कहना चाहूँगा। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब गए और वहाँ पर तमिलनाडु के लोग थे, केरल के मलयालम थे, गुजराती थे, हिंदी भाषी थे,
तो गांधी जी को समस्या हुई कि लोगों से जब बात करना है तो कौन सी भाषा को चुने। तो वो उनको लगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो थोड़ा सबको लोग समझ सकता है। तो उन्होंने संपर्क के लिए वो हिंदी को उन्होंने अपनी लोगों जनता से संपर्क, जो लोग के लिए आंदोलन कर रहे थे, संपर्क के लिए हिंदी को चुना। तो हिंदी पहले से ही हिंदुस्तान में संपर्क भाषा के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई। इसको कोई राजश्रय नहीं मिला, कोई माने कोर्ट की कोई भाषा नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मुगलों के समय में फारसी था कोर्ट की भाषा, तो उसमें एक मुहावरा होता था कि हाथ कंगन को अरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। माने जो फारसी जानने वाले थे वही काबिल होते थे, बाकी कोई। फिर जब उनका शासन खत्म हो गया तब मुहावरा आया कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। अंग्रेजी शासन में फारसी का महत्व घट गया, अंग्रेजी का बोलबाला हो गया। तो अब जब अंग्रेज चले गए तो राजकाज की भाषा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लोगों को लगा था कि हमारी देश की भी अपनी एक भाषा होनी चाहिए, और ये भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पहले से ही काम कर रही थी। हिंदी ऐसा नहीं कहा कि हमको तुम राष्ट्रभाषा के रूप में चुनो, राजभाषा के रूप में चुनो। वो अपना काम पहले से ही उत्तर भारत दक्षिण भारत को जोड़ने का, चाहे वो माने तीर्थाटन के जरिए हो, धार्मिक कारणों से हो, शंकराचार्य के 4 मठों के कारण से हो, और लोग जो धार्मिक यात्राएं करते थे उनके कारण से हो, वो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम पहले से कर रही थी। अब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा कह दिया गया। जितने सारे, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हों, राजा गोपालाचारी जी हों, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, गांधी जी तो गुजराती होने के बाद हिंदी के ही पीछे वो कहा कि नहीं, हिंदू या हिंदुस्तानी जो भी हो उसको राजभाषा, एक राजभाषा बनाया जाना चाहिए। स्वतंत्र जब देश होगा तो हमारी राजभाषा हिंदी होगी। तो ऐसा एकाएक ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी ज़बरदस्ती किसी को, बहुत सोच के, विचार के, मंथन करने के बाद में लोगों को लगा कि हम जब देश आज़ाद हो रहा है, स्वतंत्र देश हो रहा है, तो एक भाषा हमारी होनी चाहिए, और उसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, राजकाज के भाषा के रूप में हिंदी को चुना। और उसके साथ साथ लगा कि हिंदी तत्काल रूप से मैंने सक्षम नहीं अगर हो पाएगी तो साथ में अंग्रेजी को भी दे दिया गया, और 15 साल तक लगा कि अंग्रेजी भी इसके साथ में रहे। अब विरोध जो है इनका दक्षिण भारत का, वो पहले से 1937 से शुरू हो गया था, जब ये कांग्रेस की जो सरकार थी, संवित सरकार थी, तो वो जब राजा गोपालाचारी भी हिंदी के लागू करने के बात हो रही थी, तो उन्होंने वो विरोध किया कि नहीं, अब हिंदी जो है ये तमिलनाडु में नहीं लागू होगा। और आज़ादी के बाद 47 के बाद जब हुआ तो राजा गोपालाचारी जब वहाँ लागू करने लगे तमिलनाडु में, तब भी विरोध हुआ। फिर कोठारी आयोग जब आया, त्रिभाषा फार्मूला, कोठारी आयोग ने 1964-66 में शिक्षा नीति जब तैयार हो रही थी तो त्रिभाषा फार्मूला दिया। त्रिभाषा फार्मूला में था कि पहली भाषा L1 जो होगा वो मातृभाषा होगा, और दूसरी L2 जो होगा वो अंग्रेज़ी होगा, और तीसरी भाषा जो है वो संस्कृत या दक्षिण भारतीय कोई अन्य भाषाएं होगी। ये और तब इन्होंने, तमिलनाडु ने विरोध किया कि नहीं, हमको जो है अंग्रेज हम 3 भाषा के नहीं अपनाएंगे, हमको तमिल और अंग्रेजी को हम अपनाएंगे। 2 भाषा फार्मूला को लेकर के चलते रहा। और जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी फिर 2022 में तैयार की गई, 2020 में NEP, पहले था NP न्यू, और अब उसको नाम कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ भी 3 भाषा का फार्मूला दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत के विरोध को देखते हुए इस बार कहा गया कि हिंदी को ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाएगी, और जो है मातृभाषा, हिंदी मातृभाषा में पढ़ाएं वहाँ पर L1 क्लास 5 तक, उसके बाद जो है मातृभाषा और कोई और एक भारतीय भाषा हो, और तीसरे में अगर भाषा के रूप में विदेशी भाषा को दिया जाए।
अब वहाँ पर ये पेच लोगों को लगा कि अगर हम तमिलनाडु को लगा अगर हम 3 भाषा अगर अपना लेते हैं तो हमको लोग सर्व ढंग से सुलभ है, वो हिंदी प्राध्यापक लोग सुलभ है, और 3 भाषा जब अपनाएंगे तो तमिल और मातृभाषा के रूप में हो जाएगा, अंग्रेजी जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होगा, और एक और भारतीय भाषा को अपनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी लोग पढ़ेंगे। और वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत में वो कहा गया कि जब हिंदी अगर आपको नहीं टीचर की ज़रूरत है तो हम टीचर भी आपको मुहैया करेंगे, उसके लिए फंड भी देंगे। तो इस तरह से उनको, इन लोगों को लगा, स्टालिन को और उनके लोगों को लगा कि हिंदी जो है बैकडोर से हमारे यहाँ आ रही है। हिंदी कहीं पर भी हिंदी बार बार ये दोहराया जा रहा है कि हिंदी को किसी राज्य पर थोपा भी नहीं जाएगा। नेहरू जी आश्वासन भी दिए थे कि पार्लियामेंट में कि जब तक नहीं चाहेगा कोई भी, हमारा फेडरल ढांचा है, जब तक कोई भी राज्य, सब राज्य की सहमति नहीं होगी तब तक माने हिंदी को स्वीकृति नहीं मिलेगी। और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति है, राष्ट्रभाषा के रूप में कहीं पर संवैधानिक ढंग से स्वीकृति नहीं है। भारत में जितनी 22 भाषाएं हैं अष्टम सूची में संविधान की, सभी राष्ट्रीय भाषाएं, इसको कन्फ्यूजन आज़ादी के दौरान में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया था, आज़ादी के बाद से संवैधानिक स्थिति में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। तो ये त्रिभाषा, द्रविड़ का जो तमिल भाषी अपने से अस्मिता से देखते हैं, अपने संस्कृति से जोड़ते हैं, और उनको लगता है कि हिंदी का वर्चस्व होने से, बढ़ने से बीजेपी जो अभी तक वहाँ पर कोई अपना फुटप्रिंट नहीं डाल पाई है, अपना कम माने पकड़ नहीं बना पाई है, कहीं इसके माध्यम से पकड़ नहीं बनाए। और हर्षवर्धन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे हिंदी के जो वहाँ एक परिदृश्य है, जिसके उस विरोध का परिदृश्य को 1937 से कहा आपने कि उसका विरोध हो गया था शुरू, और अभी तक चल रहा है विरोध। इसके राजनीतिक कारण हैं, और अब इस कारण में ये भी शामिल हो गया कि भाई वो देखते हैं कि हिंदी लागू करने से शायद बीजेपी का पल्ला भारी हो जाएगा, और जो क्षेत्रीय दल वहाँ का जो है, जो मुख्य रूप से दल है, वो कमज़ोर हो जाएगा। एक उनके दिमाग में ये है, और परिसीमन की जो सीमाएं को लेकर के भी है कि इससे हमारी वॉइस कम हो जाएगी दिल्ली में, और जो केंद्र में सरकार चुनने में हमारी जो है जो भूमिका वो कम हो जाएगी। आइए बात करते हैं फादर सुनील हुजेरिया से। फादर सुनील जी, आपने देखा होगा अखबारों में जो हिंदी का विरोध चल रहा है, तो आप तो मूलतः ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, तो जिसमें बारे में लोग आमतौर पर समझते हैं कि ईसाई धर्म का मतलब अंग्रेजी। तो आपको क्या लगता है तमिलनाडु में जो है वो इतना अंग्रेजी परस्त क्यों होना चाहते हैं लोग, और हिंदी के क्यों विरोध करते हैं इसका? मैं कहना चाहता हूँ, हिंदी हमारे देश की भाषा है, और स्वाधीनता से पहले हमारे देश की कोई अपनी भाषा नहीं थी। यद्यपि हिंदी का प्रचलन था, हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में, जैसे कि बिहार, झारखंड और यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा 53%। और अन्य जो भाषी हैं हमारे देश में, अगर हम उस ओर अपना ध्यान दें तो बांग्ला द्वितीय स्थान पर आता है 9%, मराठी उसके बाद तीसरे स्थान पर 8.3%, तेलुगु 8.11%, तमिल उसके बाद आता है। तो तमिल का जो स्थान है 6.99 यानी 7% के करीबन है। उसके बाद है गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, आसामीज़, ये सारी भाषाएं हैं। तो हमारे देश में एक अद्भुत स्थिति है भाषाओं की, क्योंकि हम अपनी विविधता में एकता को खोजते हैं, और किसी भी देश की भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि हमें एक दूसरों से जोड़े।
और मुझको लगता है हिंदी ही जोड़ सकता है, अन्य कोई भाषा एक दूसरों से जोड़ नहीं सकता है। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो तमिलनाडु से कितने सारे हमारे नायक नायिकाएं आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके नाम हम जानते हैं, बैजंती माला है, वहीदा रहमान है, हेमा मालिनी है, और भी कितने सारे नायिकाएं हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के प्रचार में फिल्मों के माध्यम से। और बंगाल के भी बहुत सारे जो कि बॉलीवुड अभी जो विरोध हो रहा है तमिलनाडु में हिंदी का, वो क्यों हो रहा है? तो हिंदी का जो विरोध हो रहा है वो मुझको नहीं लगता है कि ये होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल है, राजनीतिक उनका ये है डिमांड। ये पहले से ही, जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा है, वो स्वाधीनता से के पहले से ही विरोध करते आए हैं। लेकिन हिंदी को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये जनसाधारण की भाषा है और इसको एक अच्छा दर्जा मिला है। हिंदी का अपना साहित्य भी है, इसलिए जो तमिल भाषी जो है, जो जब वो नॉर्थ इंडिया चले आते हैं तो हिंदी सीखते हैं, वो हिंदी का अध्ययन वो करते हैं। बहुत सारे हमारे मिशनरियों में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु से आए हुए हैं, उनको कोई विरोध है नहीं हिंदी भाषा में, क्योंकि सिर्फ जो राजनीति करते हैं, मुझको नहीं लगता है कि हिंदी का विरोध होना चाहिए। हिंदी हमारी अपने राष्ट्र की भाषा है और सभी हिंदी बोलते हैं। अब तमिलनाडु जाए या ठीक, आपने जो बताया बिल्कुल सही कहा, ये विरोध राजनीतिक विरोध है। आइए हम अभी राजवर्धन जी से बात की, फादर सुनील लुजेरिया से बात की, इसके पश्चात हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें हिंदी विरोध से किसको लाभ। अभी ब्रेक में जाने के पहले फादर सुनील लुजेरिया और उससे पहले श्री राजवर्धन ने बताया कि हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं सिरोज खान बाते साहब से, जो हिंदी के कथाकार हैं और वैसे इनकी भी भाषा तो उर्दू है, लेकिन हिंदी में ये लिखते हैं, हिंदी को मानते हैं, समर्थन करते हैं। तो बाते साहब ये बताइए, जो विरोध हो रहा है तमिलनाडु, जिसके बारे में अभी राजवर्धन जी ने बताया खुलास करके, इससे क्या लाभ होता है? हिंदी का विरोध, उसमें तमिल की तो के लिए तो हम क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई की तो बात करते ही हैं, तो फिर हिंदी को चूँकि देश की भाषा एक तो होगी, कोई क्या चाहते हैं वो देश की भाषा तमिलनाडु बने, तमिल बने, चाहते क्या है तमिलनाडु के लोग क्या चाहते हैं? ऐसा है कि हिंदी को लेकर आज़ादी के बाद से ही कई तरह की बातें रहीं। प्रारंभ में तो हिंदी और उर्दू लेकर टसल होता रहा। हाँ। कि उर्दू बड़ी है कि हिंदी बड़ी है, ये भाषा कैसी है, वो भाषा के उर्दू वालों ने अपने को हिंदी में समाहित कर दिया। अब उर्दू नाम में कोई आंदोलन, कोई बात नहीं है। उर्दू के साथ ही हिंदी चली गई, हिंदी उर्दू के साथ चली गई। लेकिन साउथ जो है, दक्षिण भारत जो है, वो हर मुद्दे पे केंद्र का विरोध करता रहा है। राजनीति का मामला हो, भाषा का मामला हो, संस्कृत का मामला हो। मैं समझता हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि ये दक्षिण जो है कश्मीर की तरह एक मुद्दा है। कश्मीर हमेशा हमारे कई मुद्दों का कारण रहा है, कई टेंशन का कारण रहा है, कई उलझनों का कारण रहा है। उस तरह से साउथ का ही मामला है। औरंगजेब ने अपनी 50 साल के शासनकाल में 10 साल उसने या 15 साल उसने दक्षिण भारत को दिया था संघर्ष के लिए, लाने के लिए। मुझे लगता है कि हिंदी के विकास के लिए सरकार ने जितने धन दिए हैं, जितने पैसे ले आए हैं, हिंदी अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ा की सरकार ने, हिंदी अनुवादकों की लंबी चौड़ी फौज खड़ा की सरकार ने, और ऐसे से लोग हिंदी अधिकारी हुए जो कि कायदे से शुद्ध ध्वनि से हिंदी बोल नहीं सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं असम के नसीमुल्ला, वो हिंदी अधिकारी होकर यूनाइटेड बैंक इन इंडिया में आए और उनका आधा काम मैं करता था। मुझे खुशी होती थी कि नसीम बोलते थे कि मैंने सिर्फ
मुझसे सिर्फ 10 मिनट का इंटरव्यू पूछा गया था। अब तो बड़े लंबे चौड़े इंटरव्यू होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। तो पूछा गया कि आप हिंदी अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? तो नसीम ने कहा कि मुझे हिंदी से बस प्रेम है। इससे उसकी नियुक्ति हो गई। कहना यह है कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने अथाह धन पैदा किए, लेकिन उस मात्रा में हिंदी का विकास नहीं हो पाया। इसका एक कारण ये है कि कहीं कहीं लगता है कि हिंदी हम पे आरोपित की जा रही है। हम गवाह हैं भाषा को लेकर कि भाषा के बुनियाद पर एक राष्ट्र अलग हुआ है। वो राष्ट्र सिर्फ भाषा को लेकर अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्र से जुदा होकर अपना अलग नाम बनाया, अलग संस्कृति बनाई। इसलिए कहीं कहीं लगता है दक्षिण भारत में कि उन पे हिंदी आरोपित की जा रही, लादी जा रही है। मुझे लगता है कि भाषा को औरंगजेब नहीं बनना चाहिए। उसे कबीर, तुलसी, रहीम, गालिब की तरह प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। नहीं लगना चाहिए देश को कि मुझे हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मुझे हिंदी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र की भाषा है। 22-23 भाषाएं हमारे देश में हैं। हम विदेशी भाषाएं स्पेनिश सीखते हैं, लैटिन सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी सीखने के लिए क्या आपत्ति आपको है? क्यों होनी चाहिए आपत्ति आपको? लेकिन ये हो रहा है। ये एक विशेष मुद्दा है देश को माने अचल करने के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कि किसी बहाने देश में कुछ ना कुछ हलचल होती रहे। और उनको लगता है, साउथ को लगता है कि अगर हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी कंपलसरी हो गई दूसरी भाषा के तौर पे, तो यहाँ हिंदी की धमक होगी और हमारी जो भाषा, हमारी संस्कृति जो हो कमज़ोर होगी और हम लोग हिंदी मुख हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं चाहिए। साउथ की बहुत सारी फिल्में जो हैं हिंदी में डब होकर खूब चलती हैं और पैसे बनाते हैं और पैसे कमाए जाते हैं। साउथ के, जैसे रिजू जी ने कहा कि साउथ की बहुत सारी नायिकाएँ और नायक हमारे हिंदी फिल्मों में हैं, बॉम्बे फिल्मों में हैं और बड़े अच्छे ढंग से बोलती बतियाती हैं और डायलॉग देती हैं और अभिनय करती हैं। इस वास्ते देश को या फिर सरकार जो त्रिभाषा नियम बना रही है भाषा की, उस फार्मूले को थोड़ा सा उसको सहजता और थोड़ा सा विनम्र होकर सोचना चाहिए। और ये नहीं लगे कि मैं हिंदी लाद रहा हूँ आप पर, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ हो। उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये भाषा हिंदी जो है हमको मजबूर होकर पढ़ना पड़ रहा है। आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा कानून बनाइए कि लगे कि नहीं, सबको पढ़ना चाहिए और हिंदी पढ़ने से हमारा लाभ है। और बड़ी अच्छी बात चंद्रबाबू नायडू ने कही है कि हिंदी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र से हम सहजता से बात कर सकें। जाहिर बात है पूरा देश जो है वो 70% देश जो है वो हिंदी में है और हिंदी में होने की वजह से आप जो हिंदी भाषा का देश हैं, अगर वो हिंदी को इस तरह से नहीं अपनाएंगे तो उनको असुविधा होगी। सरकार ने फंड रोक दिया है, ये फंड आपको मिलता। और अगर हिंदी पढ़ लें तो क्या अहित हो जा रहा है आपका? कोई अहित तो नहीं हो रहा। कश्मीर में हिंदी पढ़ाई जा रही है। श्री सिराज खान बातिश ने कहा कि जितना धन खर्च किया गया हिंदी के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उसके मुकाबले नतीजा नहीं निकला। विरोध वहीं का वहीं खड़ा रहा। एक दुर्भाग्यजनक बात है। देश को अचल करने के लिए एक हिंदी विरोध का नाम उन्होंने लिया, और दूसरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मिला तो हिंदी को लेकर के बना रहे हैं। उनको ये आशंका है कि यहाँ हिंदी पढ़ाई लिखाई गई, हिंदी लोग पढ़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे तो हिंदी की चमक धमक बढ़ जाएगी और क्षेत्रीय भाषाओं का, क्षेत्रीय पार्टियों का रोक कम हो जाएगा। अभी एक अच्छी बात चंद्रबाबू नायडू ने कही कि हमें हिंदी इसलिए सीखनी चाहिए जिससे कि हम केंद्र से बात कर सकें, केंद्र सरकार से, यानी हम एक समरसता हो सके, उनकी बात हम समझ सकें, हमारी बात वो समझ। ये अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बावजूद तमिलनाडु में हिंदी का विरोध पहले भी था, आज भी है, कभी कभी उग्र हो जाता है। वो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा यहाँ यही है वहाँ पर, और कोई दूसरा राजनीतिक मुद्दा है नहीं वहाँ पर। तमिल वाले जो पहले के मुद्दे थे वो तो ख़त्म हो गए। अब उन्होंने एक हिंदी को लेकर शुरू किया है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। इसमें उनके साथ समझाना चाहिए कि आप हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। देश की एक भाषा है, देश की एकता का सवाल है, वगैरह वगैरह कई बातें सिराज खान बातें सामने कही। आइए हम बात करते हैं रेशमी पांडा मुखर्जी से। रेशमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बंगाली महिला हैं, हिंदी की प्रोफेसर, ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
बंगाल भी भाषा बहुत समृद्ध है, बंगला भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, हिंदी से कम नहीं है, समृद्ध बहुत समृद्ध भाषा है। बंगाली पढ़ने लिखने पढ़ने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, देश में विदेश में भी। लेकिन बंगाल में कभी विरोध नहीं किया, तमिलनाडु में क्यों विरोध हो रहा है इसका, क्या लगता है? धन्यवाद नेवर जी। मैं मानती हूँ कि जो विरोध की बात हम लोग कर रहे हैं, ये असल में इस विरोध का भाषा से कोई संबंध नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँगी, इस विरोध का पूरा संबंध राजनीति से है। आप पहले हमें जो है वहाँ के ज़मीनी तौर पर हमें देखना होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद क्या आज भी जो तमिल भाषी साधारण जनता है, क्या वो आज भी उतनी ही हिंदी विरोधी है जितनी आज से पहले थी या आज़ादी से पहले थी? आप जाकर देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार जो है तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे प्रांतों का मैंने दौरा किया है। मैंने देखा है पिछले 20-25 साल में जो आम जनजीवन है उसका हिंदी से लगाव, हिंदी का उसमें जो व्यवहार है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम जब विरोध की बात करते हैं ना, तो विरोध जो है वो एक मुट्ठी भर राजनीतिक दल, उनका विरोध है, ये जनता का विरोध नहीं है। जो तमिल की जनता है उसको हम इसमें न उलझाएं, या पूरी तमिल जनता को, मतलब एक ऐसा समय आएगा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि हाँ तमिल भाषी होंगे तभी हम ये समझ लेते हैं कि ये हिंदी विरोधी है। ऐसा नहीं है। जो साधारण तमिल भाषी जनता है, जो वहाँ पे नौकरीरत है, जो वहाँ पर दूसरे कामों में रत है, खासकर जो शहर में रहते हैं, उनका इस समय पिछले 20-25-30 सालों में हिंदी के साथ उनका तालमेल, हिंदी के प्रति उनका लगाव जो है, या शिक्षण की तरफ जो है, अध्ययन अध्यापन की तरफ जो है, वे काफ़ी आगे बढ़े हैं। जब हम विरोध की बात करते हैं तो बिल्कुल ही भी राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। अब देखिए, राजनीति में विरोध ये उनका एक हथियार भी है, ये उनका एक रास्ता भी है, क्योंकि उन्हें अपनी जगह पर यहाँ पर सीटों की राजनीति होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, उन्हें वो दखल बनाए रखना है, इसलिए उनके लिए विरोध भी ज़रूरी है। एक समय था जब तमिलनाडु ने जो है कावेरी नदी के जल के लिए भी बहुत विरोध हुआ वहाँ पर। उस समय भी जो है वो अपने पड़ोसी राज्य के साथ, केंद्र सरकार के साथ वो काफ़ी विरोध में उतरे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। हिंदी उनका एकमात्र मुद्दा है विरोध का। उसका मैं मानती हूँ कि तमिल अस्मिता से, तमिल संस्कृति से या तमिल के जनजीवन से हिंदी का कोई बैर नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूरी है, ये बात ज़रूर है कि थोपने वाली जो बात होती है वो जब भी, वो आज तमिल में नहीं, अगर आप बंगाल को भी अगर कल यह महसूस होने लगे कि हाँ केंद्र सरकार हिंदी थोप रही है, कल देखिएगा बंगाल में भी विरोध हो रहा है। कल अगर पंजाब को लगे कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है, पंजाब में भी विरोध होगा। जब आप किसी चीज़ को जबरन, और भाषा जो ऐसी चीज़ है, हम जानते हैं कि भाषा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। अभी जैसे बातिश जी ने कहा कि देखिए पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, उन दोनों का धर्म एक था, खान पान करीबी था उनका, बहुत कुछ मामला एक था, लेकिन केवल भाषा के मुद्दे पर पूर्व पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। लड़ाई की, बिल्कुल खूनी लड़ाई हुई उनकी, बहुत रक्तपात हुआ। तो भाषा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप जब किसी भी व्यक्ति से उसकी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो व्यक्ति आपके ज़्यादा करीब आ जाता है। मातृभाषा के बाद दूसरा स्थान कौन सा आता है? दूसरा स्थान कोई ऐसी भाषा जो आपके देश में, आपके आसपास के प्रांतों में बोली जाती है, जो सहज रूप से आप उसे समझ सकते हैं, संप्रेषणीयता बढ़ती है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़िए। यहाँ पर इन सारी चीज़ों में अंग्रेज़ी कहाँ आ जाती है? जब आप स्वयं, आप अपनी मातृभाषा के, आप राजस्थानी हैं, किसी राजस्थानी व्यक्ति से बात करते हैं, तब आप सबसे पहले राजस्थानी में बात करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते। शिक्षित हैं, आप भी उच्च शिक्षित हैं, वो व्यक्ति भी शायद उच्च शिक्षित हो, लेकिन हम कभी भी दूसरी या तीसरी भाषा से बात नहीं करते हैं, हम हमेशा अपनी भाषा में बात करते हैं। तो अपनी भाषा में, अगर हमारी अपनी भाषा तमिल है, तो हिंदी हमारी तमिल से कितने दूर है और अंग्रेजी कितने दूर है, ये हमें समझना है। भाषा जो है संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होता है। भाषा जो है वो मनुष्य की भावनाओं से होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो है अगर हम सोचें तो वहाँ पे जो विरोध शब्द है वो कहीं नहीं आता है। देखिए, ये बातें जो है, विरोध जो है, पूरी तरह से ये राजनीतिक हथकंडा भी कह सकते हैं, राजनीतिक तरीका भी कह सकते हैं, और उसके साथ ही आपने कहा कि परिसीमन की बात कही है, तो पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी का विरोध, त्रिभाषा फार्मूला, वो भी जानते हैं कि त्रिभाषा फार्मूला जो है ये नया नहीं है, कोठारी आयोग से ही त्रिभाषा फार्मूला जो है वे जानते हैं,
तो वो जो विरोध करते हैं वे वास्तव में हिंदी का विरोध नहीं करते। इस बात को पहले हमें समझ लेना चाहिए। ये विरोध हिंदी का विरोध नहीं है, ये विरोध केंद्र सरकार का विरोध है। केंद्र सरकार के थोपने की अगर नीति है तो उसका विरोध है। ये विरोध जो है ये राजनीतिक मुद्दे हैं। ये भाषा से इसको जोड़ना बिल्कुल ही मतलब एक तरह से पथ को भटकाना ही है। रेशमी परणा मुखर्जी ने कहा कि ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है। उनका अपना अनुभव है क्योंकि वहाँ गई हैं वो कई बार कि हिंदी का पहले से ज़्यादा समर्थन हुआ। लोग बोलना चाहते हैं हिंदी, लिखना चाहते हैं हिंदी, हिंदी की फिल्में वहाँ चलती हैं, हिंदी की फिल्में वहाँ बनती हैं। हमारे बहुत वहाँ पर हीरो हीरोइंस, एक्टर्स एक्ट्रेसेस दक्षिण भारत से आए हैं और काफ़ी मिल गए हैं उत्तर भारत में। लेकिन ये राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा है। उनको एक आशंका है मन में, तमिली जो हमारे भाई हैं उनको एक आशंका है कि हिंदी आने से हमारी अस्मिता समाप्त हो जाएगी, हमारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा, हमारी चमक खत्म हो जाएगी और क्षेत्रीय लोगों में एक मन बड़े आत्मसम्मान इस तरह की भावना रहती है। इससे कारण वो कभी भी हिंदी को अपनाना नहीं चाहते। हालांकि आम लोगों के बीच में हिंदी का कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहना है रेशमी परणा मुखर्जी का। आइए, इस तरह का हमने चारों हमारे प्रतिभागियों से बात की। हम इसके कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें हिंदी विरोध से किसको लाभ। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती रेशमी परणा मुखर्जी, उसके पहले सरोज खान भाती साहब ने बातें बताई जिसका जिस्ट ये है कि वहाँ पर लोग कोई राजनीतिक विरोध हो सकता है, वहाँ की भाषा का कोई विरोध नहीं है। तमिलनाडु में हमारा भारत का हिस्सा है। वहाँ के लोग, रेशमी जी ने बताया कि वहाँ के लोग चाहते हैं हिंदी बोलना, चाहते हैं हिंदी पढ़ना, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से अभी तक उनके दिमाग में बहुत आशंकाएं हैं, बहुत भ्रम है। आइए फिर बात करते हैं राजवर्धन। राजवर्धन जी, एक हिंदी भाषी होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते, अगर आप जाएं तमिलनाडु में और वहाँ के लोगों को समझाएं तो क्या मुद्दा, कैसे बोलेंगे आप उनको? तमिल के जो साहित्यकार हैं, लेखक है, बाकी आम जनता तो है ही, आप बोलते हैं हिंदी के पक्ष में, क्या कारण है उसके कि वहाँ के जो लेखक है वो उनको क्यों, कैसे, किस भाषा में आप समझाएंगे कि हिंदी का विरोध उनको नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके मूल में हम जाना चाहेंगे, त्रिभाषा फार्मूला जब लागू किया गया 1968 में, तो उत्तर भारत के राज्यों ने ईमानदारी से लागू नहीं किया। मातृभाषा हिंदी ले लिया और अंग्रेजी ले लिया और थर्ड लैंग्वेज में उन्होंने संस्कृत को रख लिया। होना यह चाहिए था कि कोई दक्षिण भारत या दूसरे भारतीय भाषाओं को रखा जाता तो उनको भी लगता कि हम माने उत्तर भारत के लोग हमारी भाषा को सीख रहे हैं। अभी आज के दिन में ये पोजीशन है कि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और जो 4 स्टेट है, तो उसके जो लोग हैं, साहित्यकार हैं या उसके, वही हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। हाँ, होना यह चाहिए कि हम तेलुगु सीखते और तेलुगु के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करते, लेकिन ये दोहरी भूमिका तेलुगु, तमिल, दक्षिण भारतीय लोग ही कर रहे हैं। तो ये उत्तर भारत के लोगों से, ये जिस भी कारण से हो, चालाकी हो या ये हो, तो ये अब अगर हम समझाने जाएंगे, अगर हम तमिल सीखे होते तो हमको समझाने में सहूलियत होती। दूसरा बात है कि इतनी संख्या में टीचर नहीं है, अवेलेबल है। अगर हम हर स्कूल में इतना फैसिलिटी नहीं है कि दक्षिण भारत का या किसी भी भारतीय भाषा को सिखाने के लिए वहाँ पर चाहे कोई उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो तो सिखाने के टीचर मिल जाए। तो इसीलिए सबको लगता है कि माने हिंदी का जो प्रचार प्रसार जिस भी कारण से हुआ, सिनेमा के कारण से या प्रशासनिक केंद्र के कारण से, तो तमिल वालों को समझाने के लिए मुझे तमिल जानना बहुत ज़रूरी है या कहीं भी स्टेट में जाना, माने उस भाषा का जानना ज़रूरी है। और हमको लगता है कि उत्तर भारत के लोग को भी दक्षिण भारत के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए भारतीय भाषाओं में कुछ सीखना चाहिए। फादर सुनील रुजेरियो, एक वहाँ बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ पर जो परिवार नियोजन को अच्छे ढंग से लागू किया गया, जो उत्तर भारत में नहीं हुआ ये कि उनके जनसंख्या थोड़ी कम हो गई, सीमित हो गई, जो लागू किया। उनका ये मानना है कि हमारे जो इस परिवार नियोजन को उन्होंने लागू किया, भारत सरकार की स्कीम को, उसका हमको नुकसान हो गया। हमारी जनसंख्या कम हो गई तो सहमत बहुत बढ़ गया,
इससे इसको आप कैसे आप इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में मैं क्या कहूँ। अब सारे भारतवर्ष, संसार भर में यही एक प्रक्रिया है, परिवार छोटा हो, क्योंकि आर्थिक तंगी रहती है। अब परिवार को संभालना मुश्किल सा हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो अभी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में 1 या 2 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारे परिवारों में 7-8 बच्चे होते थे। तो लेकिन इस ज़माने में परिवार बहुत छोटा हो गया है, 1 या 2, किसी परिवार में तो 1 ही। और वहाँ जो परिवार नियोजन का जो मुद्दा है, परिवार छोटा किया जाए, तो इससे वहाँ जनसंख्या की कमी भी हो गई है। तो हम जो कहना चाहते हैं, हिंदी तमिलनाडु में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ सिलेबस में हिंदी के अलावे भारतीय कोई भी अन्य एक भाषा को लेकर हमें पढ़ना चाहिए। तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, बंगला हो, गुजराती हो, मराठी हो। तो हमारी जो प्रशिक्षण का जो कोठारी का जो मुद्दा है, एजुकेशन पर, शिक्षण प्रणाली पर, तो सरकार चाहती है कि सभी नागरिक इन भाषाओं को जाने और इसमें बात भी करें। जब दक्षिण के नागरिक इधर चले आते हैं, पूर्व भारत, नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ की भाषा वो सीखते हैं। हमारे साथ एक साउथ इंडियन सिस्टर थी, वो हिंदी पढ़ने आई मास्टर्स डिग्री के लिए। तो हमने पूछा उनसे कि आपको हिंदी से किस तरह से लगाव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको तो हिंदी जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो हिंदी क्षेत्र में ही काम कर रही हूँ। तो इस तरह से परिवार नियोजन एक हिंदी भाषा के साथ कैसे उसको जोड़े, ये दूसरी बात है। लेकिन हिंदी का जो मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। वहाँ थोपने की बात हो रही है, तो थोपना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुद हम हिंदी को बढ़ावा दें। हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा है, एक दूसरे को जोड़ने की भाषा है भारतवर्ष में, ये हमें एक आइडेंटिटी देती है कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। इसलिए सबको हिंदी जानना चाहिए, हिंदी के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए। और हिंदी का साहित्य बहुत ही गहरा है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी एक थे, लिखते थे, और प्रेमचंद के साथ उनका बहुत अच्छा संपर्क था। वे साहित्य की भाषा में ही बोलते थे ना। तो जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं तो हमारे जीवन की जो भी मुसीबतें हैं, चैलेंजेस हैं, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं, सोचते विचारते हैं, और हमारे जीवन के जो मूल्य बोध हैं उनको किस तरह से हमारे जीवन में लागू करें और उसको आगे बढ़ाएं, इसकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद फादर रोजेरियो, आपने अच्छे सुझाव दिए। इस प्रकार हिंदी के विरोध में ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बनता जा रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आइए अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी विरोध से किसको लाभ। ब्रेक में जाने के पहले फादर सुनील रोजेरियो और उसके पहले श्री राजवर्धन ने अपनी बातें कही। आइए बात करते हैं फिरोज खान बाती साहब से। फिरोज खान साहब, हमें ऐसा महसूस करता हूँ कि कुछ हमसे भी गलती हुई उत्तर भारत के लोगों से। मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, हिंदी के कार्यक्रमों में, खासकर भारत सरकार के जो उपक्रम है जो आयोजित करते हैं हिंदी दिवस पर, जो जरूरी हो गया है। सरकार एक नीति बना कि भाई
14 सितंबर से सप्ताह या हिंदी 15 दिन पखवाड़ा। पखवाड़ा किया जाए, लोग बताइए। मैं वहाँ के हिंदी अधिकारियों से कई बार बोलता हूँ कि आप कहते हैं कि हिंदी सीखिए, हिंदी पढ़िए, हिंदी लागू करिए, लेकिन आप दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। आप चाहते हैं वो तो हिंदी सब समझ, या बंगाली हिंदी जरूर जाने, जरूर समझे, लिखे। आप तमिलनाडु में बोला हिंदी सीखिए, लेकिन आप तमिल नहीं सीखना चाहते, तो उनके मन में एक स्वाभाविक रूप से आएगा, तो आएगा वही इम्पोज बना। एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, कि ये अपनी बात तो मनवा रहा है, हमारी बात तो मन नहीं कर रहा है, तो हमको ये छोटा कर रहा है, अपने को बड़ा कर रहा है। ये भावना क्या काम नहीं कर रही है? ज़रूर काम कर रही है। ऐसा है कि भारत में 22 भाषाएं जो हैं वो सब संवैधानिक रूप से लागू की गई हैं। 22 भाषाएं हैं। अब 23 भाषा की भी अनुमति के लिए तैयार किया जा रहा है देश को। कई वर्षों से तो कोई भाषा नहीं, अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आंदोलन हो रहा है मैं चीज़ों को लेकर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हर एक राज्य को उसके विपरीत राज्य की एक भाषा सीखनी चाहिए। अगर तमिल में है इसके लिए चाहिए या उसको कंपल्सरी किया जाए? कंपल्सरी किया जाए। और एक बात और मैं थोड़ा छूट लेकर कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान को लेकर जो विशेष तरह से नफरत है, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक हिंदी भाषी को उर्दू सीखनी चाहिए, इससे नफरत बहुत कम हो जाएगा। लेकिन सरकार का मंशा तो ये नहीं है। मंशा ये है कि किसी तरह से हिंदी और एक शब्द जो है हमारा देश में हिंदू, ये इस तरह से स्थापित हो और लोगों के दिलों पे, मुंह पे इसको कील की तरह मारा जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को हिंदी बहुत प्रिय है या हिंदू बहुत प्रिय है, ऐसा कतई नहीं है। ये दो मुद्दों को लेकर, ये दो हथियार को लेकर, एक तो हथियार उनका इसमें धर्म भी है, ये 3 हथियार को लेकर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसी मंशा नहीं उनकी कि हिंदी के प्रति उनके बहुत मोह है, हिंदी के प्रति बहुत उनका लगाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो देश की जो इतनी भाषाएं हैं, आप एक भाषा को ही क्यों लोगों के दिल में कील मारना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हर एक राज्य को दूसरे राज्य की भाषा सीखनी चाहिए और ज़रूरी करना चाहिए? इससे क्या होगा कि भाषा का विरोध, जो व्यापक विरोध जो है, राष्ट्र का विरोध जो है, वो कम हो जाएगा। तमिल वाला जो है वो असमी नहीं सीखता है, असम वाला जो तमिल की भाषा नहीं सीखता है, आवश्यकता नहीं उसको है। अगर कंपल्सरी कर दिया जाए कि 22 भाषाएं जो हैं हर एक राज्य को किसी न किसी अल्टरनेटिव ईयर में सीखने की आवश्यकता हो, और कंपल्सरी सरकार कंपल्सरी करे, इस तरह से योजनाएं बनाई जाए कि देश में जो इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृति है, इस संस्कृति को लोग, हर आदमी, हर राज्य का आदमी इसको समझे, जाने। अभी हम आंदोलन का एक लक्षित वो नेता थे जिनकी किताब आई है, और वो किताब जो है 23 भाषाओं में आई है, 23 भाषाओं में आई है। अब इस किताब को 23 भाषा में आने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ ये आवश्यकता है कि किस तरह से मुगलों ने हम पे अत्याचार किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो 500-600 पृष्ठों की पुस्तक है और ये नया उत्खनन हुआ है। तो इस तरह से भाषाओं को लेकर जो देश में एक आंदोलन चल रहा है, देश में जो एक किस्म का इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन मारा जा रहा है, इससे देश को बहुत अहित होने वाला है। देश को कम से कम, देश की जनता को चीज़ समझनी चाहिए कि राज्य और राष्ट्र में बहुत दूरी नहीं है, ये दूरी बनाई जा रही है। हर राज्य एक दूसरे राज्य का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, केंद्र का सम्मान करता है। लेकिन इस तरह से अगर विवाद पैदा किया जाएगा तो देश में एक दूसरी किस्म की राजनीति शुरू होगी और देश में तरह तरह के कम से कम आंदोलन शुरू होंगे और खंडना होगी। बहुत धन्यवाद सैयद खान बाती साहब, आपने एक बड़ी व्यवहारिक बात की है और इससे जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए। आइए हम बात करते हैं रेशमी पांडा मुखर्जी से। रेशमी जी, अब सारी बातचीत का आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप हिंदी भाषी नहीं होकर भी हिंदी की प्रोफेसर हैं, हिंदी को समझती हैं, हिंदी के लिए काम कर रही हैं। ये स्पिरिट तमिलनाडु में क्यों नहीं होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि तमिल के लोग हिंदी सीखें और हिंदी के लोग तमिल सीखें, जैसा सैयद खान बाती ने कहा? क्या बाधाएं क्या है? इसकी व्यापक नीति क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से? मैडम बताइए। देखिए, हम 2 बातें हैं। पहली बात तो अगर हम
साहित्य की दृष्टि से देखें तो आज तमिल के जो महाकाव्य हुए हैं, जो बहुत प्राचीन महाकाव्य रहे हैं उनकी, पहली सदी के, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी के, वे लोग अपने प्रयास से भारत की कई भाषाओं, केवल हिंदी नहीं, वे लोग अवधी में, उड़िया में, असमिया में उनका अनुवाद करा रहे हैं। उन क्षेत्रों से विद्वानों को बाकायदा वे अपने महाकाव्य जो है दे रहे हैं। उनसे अनुरोध है, उनको आर्थिक दृष्टि से भी सहायता कर रहे हैं कि आप लोग हमें उसे अनुदित कर दें। तमिल महाकाव्य अवधी का बच्चा पढ़ेगा, तमिल महाकाव्य असमिया का, यानी कि वे चाह रहे हैं कि उनकी भाषा, उनका साहित्य, उनकी संस्कृति दूसरों तक जाए। इसका मतलब हमें ये समझना है कि वो लेन देन चाहते हैं, वे चाहते हैं कि दूसरी भाषाएं उनकी तरफ आए। तो जब वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, स्वाभाविक है कि वे लोग भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग भी हिंदी जानना चाहते हैं। और अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो आज तमिलनाडु में स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के, शोध छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो इच्छा है, और जहाँ तक मेरा सवाल है कि हाँ, मैं अहिंदी भाषी हूँ, ऐसे हमारे देश में लाखों विद्यार्थी हैं जो अहिंदी भाषी होने के बावजूद, केवल विद्यार्थी, शोधार्थी या प्राध्यापक नहीं, आप बड़े बड़े विद्वानों, साहित्यकारों को देखिए, हिंदी में ऐसे बहुत बड़े साहित्यकार, विद्वान हुए हैं जो अहिंदी भाषी रहे हैं। तो भाषा तो देखिए, ये लगाव का विषय होता है, ये रुझान का विषय होता है। इसे कहीं भी आप जो है इसे सीमित नहीं कर सकते कि आप तमिल भाषी हैं, आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई तमिल व्यक्ति भी उससे कहे तो वो नहीं मानेगा, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो ज़रूर पढ़ेगा। तो भाषा जो है लगाव और रुझान का मामला होता है। और जहाँ तक नीति का सवाल है, मैं मानती हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें मनमाफिक हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ दी जाए। कुछ नीतियाँ तो बहुत ज़रूरी होती है, कुछ नीतियाँ लागू करना भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जैसे हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी को वहाँ पे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में लागू करना सरकार मान रही कि ये ज़रूरी है, ये भी सही है कि तमिलनाडु के बाहर या भारत के दूसरे प्रदेशों में अपनी भाषा, मातृभाषा और हिंदी के साथ हम दूसरे राज्य की भाषा को कितना सीखते हैं। आप बंगाल में देखिए, हम जो है कई स्कूलों में थर्ड लैंग्वेज, तीसरी भाषा के रूप में फ्रेंच सिखाया जाता है, आप चाइनीज़ भाषा सिखाते हैं, लेकिन आप तमिलनाडु या तमिल की भाषा या कश्मीरी भाषा ये सब नहीं सिखाते हैं। ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। आपको लगता है ये भाषाएं सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे, जर्मन सीखेंगे, आपका बच्चा कल जाकर वहाँ पर नौकरी करेगा। आप नहीं जानते, आप जानते हैं कि वो तमिलनाडु में जाकर नौकरी नहीं करेगा, अगर वहाँ करेगा भी तो वो अंग्रेज़ी या हिंदी से काम चला लेगा। तो ये जो हमारी सोच है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर वो जर्मनी जाता है तो उसे जर्मन सीखना पड़ेगा, तो क्यों ना हम यहीं से जो है नींव तैयार करें। तो देखिए, हमारी सोच भी ऐसी है, हमने सोच लिया है कि हमें ज़रूरत कहाँ पर है, कौन सी भाषा की, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलते हैं। केवल भावना, केवल संवेदना, केवल सरकारी नीति नहीं, जनता जो है अपनी ज़रूरत भी समझती है। हम जब देख रहे हैं कि जिन भाषाओं, जिन विदेशी भाषाओं से हमारे बच्चों को आगे चलकर उनका भविष्य सुंदर बनेगा, हम वो भाषाएं सिखाते हैं। अगर हमको कल पता चल जाए कि तमिल भाषा सीखेंगे और हमें तमिलनाडु में बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, हम सब लोग जो है तमिल सिखाना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत गहरी बातें होती हैं। केवल सरकारी नीति को ऊपरी तौर पर, बिल्कुल अगर उसमें खामियां हैं तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध संवेदना और विरोध अस्मिता से जोड़कर नहीं करना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमने अपनी ज़रूरतों को कैसे तैयार किया है। हिंदी विरोध से किसको लाभ, इस बहुत ही सामयिक संवेदनशील विषय पर हमने परिचर्चा की, इसके सभी बिंदुओं पर बातचीत की। ये विरोध के विषय क्या कारण है, क्या राजनीति है, इसका भी विश्लेषण किया, और ये भाषा का मामला कैसे सुलझ सकता है या कैसे इसमें तनाव कम हो सकता है, इस पर भी हमने बातचीत की। हम बहुत आभारी हैं श्री राज्यवर्धन के, फादर सुनील रोजेरियो के, सिराज खान बाती साहब के और रेशमी पांडा मुखर्जी के, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, संवेदनशील विषय पर अपनी बातें रखी, अपनी बेबाक टिप्पणियाँ दी, अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सुझाव भी दिए। हम चाहते हैं कि इस पर अगर हमारे दर्शक भी इस कुछ मामले में रखना चाहें तो हमें भेज सकते हैं लिख करके। हमारा पता है ताज़ा TV 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।